हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ ईओए का जो एग्जामिनेशन जो हुआ था 2012 में, उसमें कंप्यूटर में कुछ किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो जो है हमारा वो उसी बारे में होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेटर कंटेंट के लिए, क्रिस कंटेंट के लिए आई एग्जाम बी के साथ जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कंप्यूटर के 2012 के पीवाईपीज प्लस कुछ क्वेश्चंस जो जिनको हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2021 का कर लिया है, 2016 वाला भी कर लिया है, आज हम 2012 का करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का लेवल उस टाइम पर कैसा था तो मुझे आप जरूर बोलें कि ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों हैं। ऑब्वियसली मुझे भी देखकर ये लगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट ये आए हुए हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उस टाइम पर कैसे क्वेश्चंस आए थे ये बस मेरा आपको बताने का एक जरिया है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ईजी है, ये आप देखकर भी इसको पता कर सकते हैं। बट इन क्वेश्चन से हम किस तरह के और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ऐसी कोई डिटेलिंग जो आपको नहीं पता और शायद मैं आपको इस वीडियो में बता पाऊं, तो इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वर्ड एफटीपी स्टैंड्स फॉर। एफटीपी का मतलब यहां पर क्या होता है? फाइल ट्रांजिट प्रोविजन, ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोविजन, फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो बेसिकली आपका फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें चाहिए होता है। प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क होता है वो जो डेटा मूव करता है यहां से वहां, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे वो सिस्टम के अंदर भी क्यों ना हो, डेटा को अपलोड करना, डेटा को मूव करना, किसी भी तरह का डेटा जब आपका घूमता है कहीं से कहीं तक भी, तो उसके लिए उसको प्रोटोकॉल चाहिए। जैसे आप हैं, सपोज आपको अगर बाहर भी जाना है, घर में आना है, आपके घर में कोई नियम कानून होंगे ना। ठीक, उसी तरह से कंप्यूटर के भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं, तो उनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत हर एक काम करने का प्रोटोकॉल जो है वो अलग होता है, चाहे वो एफटीपी हो, ठीक है, चाहे वो आपका एचटीटीपी हो। तो यही तरह की, तो बस यही है कि आपका जब आपको फाइल ट्रांसफर करनी होती है तो उसके लिए आपको एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज जो है वो करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रैम स्टैंड्स फॉर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रैम होता है आपका, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहां से इसको देखते हैं। ठीक, क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब कि इसको, और पहली बात ये क्या है आपकी, ये आपका जो होता है ये आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी है। और इसमें आपका क्या होता है, ये जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होता है तो ये भी मेमोरी आपकी गायब हो जाती है। बेसिकली इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंप्यूटर के अंदर टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है तो वो होती है आपकी, ठीक है, रैम। ठीक, एक और हमारे पास मेमोरी होती है, वो होती है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी सेट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो मेमोरी जो है काम करती है। उसके अंदर जो चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, ठीक है, उसमें चीजें प्री डिफाइंड होती हैं और वो हमेशा रहती है, वो हमेशा रहेगी। ये आपकी जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा तब तक रहती है, वो आपकी हमेशा नहीं रहती है। ठीक, ये इंग्लिश में डिफरेंस होता है रैम और रोम के बीच में। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यहाँ किसको बोला गया है? सभी को पता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। अब से 10 साल पहले, 12 साल पहले कंप्यूटर की वैल्यू इतनी नहीं थी, चाहे वो आपकी डेली लाइफ हो, चाहे वो आपके एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो आपका डेली यूज हो। ठीक, तो उसमें क्या होता था, शायद उस टाइम के पर्सपेक्टिव को लेते हुए, सोचते हुए, खैर 2012 इतना पुराना टाइम नहीं है, 10-11 साल ही हुए उस चीज को, बट उस टाइम का लेवल जो था, शायद उस टाइम उन्होंने लगा होगा कि कंप्यूटर शायद न्यू इंट्रोड्यूस किया है, तो और इसलिए क्वेश्चन हम ऐसे यहाँ पर डाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक, सीपीयू यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। बचे आपके यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है उनको एक बार देख लेते हैं। मॉनिटर आपका क्या होता है? जो आपकी स्क्रीन होती है सिस्टम की, उसको मॉनिटर बोलते हैं, जो चीजें आपको डिस्प्ले करने के लिए हेल्पफुल रहती है। फिर है आपका एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपके बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं, आपके जो बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं सिस्टम के, वो कौन करता है? वो आपका एएलयू करता है। फिर आपका कंट्रोल यूनिट और फिर आपका सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीपीयू। ठीक है, चलिए, A technique in which the data is written to two duplicate disks simultaneously is called। ठीक है, एक ही डेटा हम 2 डिस्क में साइमल्टेनियसली हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिररिंग है, ये डुप्लीकेटिंग है, कॉपिंग है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं मिररिंग। ठीक, चलिए
CAD, कैड स्टैंड्स फॉर, ठीक है, कैड स्टैंड्स फॉर, कैड क्या होता है? कैड आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली आपका डिजाइनिंग के काम आता है, चाहे वो आपकी गाड़ियों की डिजाइनिंग हो, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग हो, मतलब किसी भी तरह की आपकी कोई अगर डिजाइनिंग आप देखना चाहें वो आपका कैड होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा ऑटो कैड, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, बहुत अच्छी डिमांड है उसकी। इंजीनियर्स जो है बेसिकली उसको अलग से सीखते हैं ताकि वो अपने जो पर्टिकुलर जो उनका पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें वो ग्रो कर सके अच्छे से, बेसिकली डिजाइनिंग के काम आता है, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैशे इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर हमारे एक कैशे मेमोरी होती है, इसका यूज क्या होता है? कैशे मेमोरी लास्ट क्लास में भी आई थिंक मैं इसको बता चुका हूं आपको। कैश मेमोरी जो होती है वो आपके सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी होती है, और वो आपका क्या करती है, आपके डेटा को जो आपकी यहाँ फ्रीक्वेंट जो हिस्ट्री चल रही है, आप वहां जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, या उस रास्ते से अगर आप पास भी हो रहे हैं, तो आपके डेटा को आपके वो जो आपका जो पाथ है उसको डिटेक्ट कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही चीज सेम सर्च करनी हो या वहीं पर जाना हो तो वो चीज आपके लिए सर्च करने में या उसको पर काम करने में बहुत ईजी वो आपके लिए चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, ठीक। इसको अगर मैं आपको अलग तरीके से समझाऊं, सपोज आपको देहरादून आना है, ठीक है, आप पहली बार वहां आ रहे हैं, तो पहली बार जब आप वहां आएंगे, दिल्ली से अगर आपको देहरादून आना है तो 4 से 5 घंटे का रास्ता है। आप पहली बार आएंगे और आपको किसी एग्जैक्ट लोकेशन पर आपको पहुंचना है तो आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं उस रास्ते तक पहुंचने के लिए। बट अगर आप एक बार वहां पहुंच गए तो नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली श्योर कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको 6 घंटे तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, कुछ टाइम आपको कम ही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द एंड वो आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो जो जगह है वो स्टोर हो चुकी है कि आपको अच्छा मैं पहले ऐसे गया था तो मैं इस बार भी ऐसे वहां पर चला जाऊंगा। तो वही होता है कैशे मेमोरी, आपको एक काम करने के लिए जो बार बार सेम प्रोसेस जो लगता है वो उसको ईजी कर देता है और आपकी स्पीड को क्या है वो इंक्रीज कर देता है, दैट इज कैशे मेमोरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट अ स्लाइड? एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो आपका स्लाइड है उसको डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी होती है। सी आपकी कॉपी होती है, बी आपका पेस्ट होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके फोन में यूज होता है। ओएस आईओएस आपका आईफोन में यूज होता है, ठीक है, एप्पल का है, ठीक है। उबुंटू है, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बचा आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका क्या होता है? ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन को काम रन करने के लिए काम आता है, और जहां की आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका पूरे का पूरा सिस्टम को चलाने के लिए काम आता है, ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये यूज कहां होती है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपकी यूज होती है डीबीएमएस में, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, which of the following is a base of hexadecimal number? इसमें से कौन सा एक हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास नंबर सिस्टम में चार हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हर एक नंबर सिस्टम का आपस में अपना एक खुद का बेस होता है जिस पर वो काम करता है। जैसे कि बाइनरी में हमारे पास होता है 2, ठीक है, यहां पर लिखा नहीं है, बाइनरी में होता है 2 जिसमें हम 0 और 1 ये 2 नंबर इनको यूज करते हैं। ऑक्टल में होता है उसका 8, ऑक्टल में हम यूज करते हैं 0 से लेकर नंबर 7 तक। डेसिमल होता है आपका 10 जिसमें हम यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक। और हेक्साडेसिमल में होता है बेस 16 जिसमें नंबर्स यूज होते हैं 0 से लेकर 16 तक। 16 में 9 तक नंबर सेम आएंगे और 10 के बाद 10 को लिखेंगे ए, बी को लिखेंगे बी, सॉरी 11 को लिखेंगे बी, 12 को सी, डी को ई, 11 को एफ, सॉरी 13 को लिखेंगे हम डी, 14 को लिखेंगे ई और 15 को लिखेंगे एफ। मतलब ए से लेके आपका जो 10 से लेकर जो 15 तक जो नंबर जा रहे हैं उनको ए बी सी डी ई इस तरह से उनको हम नंबर करते हैं। ये होता है बेसिकली हमारा जो रेडिक्स होता है, जो बेस होता है नंबर सिस्टम का, ये वो होता है। प्लस हमारा ईपीएफओ कोर्स
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आपको सभी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में मिल जाएंगी। जाकर अपने आप को उस कोर्स पर एक बार एनरोल कीजिए। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारी ईमेल आईडी है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जाइए, इनको देखिए एक बार, हमारे मॉक टेस्ट को लगाइए, हमारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे साथ iExam-B के साथ आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हैं और आप कहां पर अपने आप को स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो एक बार जाइए, हमारी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको कंप्यूटर के PYP तो नहीं, इस बार मैं आपके लिए कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एक बड़ी सीरीज, जहां पर आपका जो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो आपके वहां से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से आपको सभी एग्जाम्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।